Welcome to my channel with another new video. You are watching biology with श्याम। पिछले टॉपिक में अपने पढ़ रहे थे किडनी की संरचना और आज पढ़ेंगे अपने किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन नलिकाएं होती है या वृक्क नलिकाएं होती हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। और नेफ्रॉन की बात करें तो ये हमारी किडनी के अंदर या गुर्दे के अंदर क्या होती है 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाओं के रूप में पाया जाता है। और ये क्या है, एक तरह से हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाती है। मतलब नेफ्रॉन है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो इसके बारे में अपने बात करें तो ये 6 भागों में बांटा गया है और 6 भाग है वो मैंने आपको धीरे धीरे क्रम वाइज बताना है। और उससे पहले अपनी बात करें कि इसको समझने के लिए एक डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरी नेफ्रॉन की संरचना है वो एक चित्र के ऊपर डिपेंड करती है। तो चित्र मैंने पहले से बना के रखा है, टाइम खराब ना हो इसीलिए अपने चित्र के बारे में समझते हैं। मतलब ये क्या है, पूरा डायग्राम है नेफ्रॉन का। किसका है? नेफ्रॉन का है या वृक्क नलिका, वृक्क नलिका का ये डायग्राम है पूरा। अब इसमें सबसे पहले बात करें, यहां से बात करें ये वाला, ये क्या कहलाता है, ये और ये दोनों इतना जो भाग है ये क्या कहलाता है, मेल पीघिकाय कहलाता है या मेल पीघियन बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है? मेल पीघियन बॉडी कहलाती है। और अब देखिए मेल पीघियन नलिका है ना, इसके अंदर क्या होती है, ये सल्की उपकला की बनी होती है। किसकी? सल्की उपकला की बनी होती है और कप सेप्ट होते हैं। क्या होती है? कप सेप्ट होती है। मतलब ये दो भागों में बांटा गया मेल पीघियन नलिकाओं को, एक तो बोमेन संपुट में बांटा गया है और एक ग्लोमेरुलस। मतलब ये जो बीच का भाग है ये ग्लोमेरुलस है और ऊपर ये कप सेप्ट होता है, ये बोमेन संपुट कहलाता है। मतलब मेलपीगियन अधिकाय है या मेलपीगियन बॉडी है वो दो भागों में बंटी होती है। एक तो होती है बोमेन संपुट और एक होता है ग्लोमेरुलस, जिसको अपने केशिका गुच्छ भी कहते हैं। मतलब ये केशिका गुच्छ है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये दो प्रकार की जो नलिकाएं हैं या डक्ट है इसमें से निकलती है। एक तो अभिवाही धमनी यानी अभिवाही धमनी, इसको एफ्रेंट आर्टियोल कहते हैं। और जैसे इसके अंदर से वापस फिल्ट्रेशन होके वापस निकलती है तो वो जो धमनी है वो क्या कहलाती है? अपवाही धमनी कहलाती है। अब ये धमनी है, ये कुछ अपने आपने क्या दिया व्यास में या अंदर का जो डायमीटर होता है वो कुछ बड़ा होता है यानी अभिवाही धमनी का, और अपवाही धमनी है इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है? कम होता है। मतलब इसका कम होता है डायमीटर और इसका ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये अपने उसकी मैकेनिज्म ऑफ जो पढ़ेंगे ना या क्रिया प्रणाली है उत्सर्जन तंत्र की, उसमें अपने पूरा डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है डायमीटर में। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बोमेन संपुट है, ठीक है, और ये ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस होता है वो एंडोथेलियम स्तर का बना होता है, यानी जो उसकी जो सतह होती है वो क्या होती है? एंडोथेलियम की बनी होती है। और बोमेन संपुट की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है? सल्की उपकला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये सल्की उपकला पाई जाती है, सल्की उपकला पाई जाती है। और उसमें क्या होते हैं? एक तरह से पर्वत होते हैं, छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उनको बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलेंगे? पोडोसाइट। क्या बोलते हैं इनको? पोडोसाइट कहते हैं, यानी पोडोसाइट या पदाणु। इससे ही क्या है, एक तरह से फिल्ट्रेशन का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है और आसानी से क्या फिल्टर हो जाता है। अब बात करें इससे आगे, यानी ये तो पूरा बोमेन संपुट हो गया और उसके अंदर ग्लोमेरुलस हो गया। तो ये दोनों अधिकाय बनाते हैं या एक तरह से मेलपीघिकाय बनाते हैं या इसको
एक तरह से नेल पे की बॉडी भी कहते हैं। और यहाँ से आगे यहाँ ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाती है, ग्रीवा कहलाती है। ग्रीवा मतलब कोमल संपुट और जो समीपस्थ नलिका होती है उसका जो बीच का भाग होता है वो क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। यानी ये यहाँ पर रोमा भी उपकला से बना होता है। क्या कहलाता है, ये रोमा भी उपकला से बना होता है। यानी रोम युक्त जो उपकला होती है उससे बना होता है। यानी उपकला है वो रोम टाइप होती है, पतले पतले बाल जैसी संरचना होती है, उसको रोमा भी उपकला कहते हैं। अब ग्रीवा के बाद में ये जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो भाग है वो एक तरह से पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल यानी पीसीटी या समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी यहां से लेकर ये यहां तक की नलिका है वो क्या कहलाती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। और इसको पीसीटी भी कहते हैं। शॉर्ट में बात करें पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है कि इसमें भी क्या है, एक तरह से पुनरावशोषण होता है। पुनरावशोषण का मतलब उसमें से बाहर, यानी इसके अंदर जो बहुत सारे उपयोगी पदार्थ हैं वो अंदर आ जाते हैं। जो मैकेनिज्म में पढ़ेंगे अपने कार्यप्रणाली में पढ़ेंगे तो उसके जो भी होते हैं अवशोषण होगा। यहाँ पे पुनरावशोषण होता है। इसके लिए क्या है, ये एक तरह से बुश टाइप बनती है, मतलब अंदर की जो स्तर होता है वो क्या है, बुश टाइप बन जाता है और उसको बोलते हैं बॉर्डर ऑफ बुश। क्या बोलेंगे, बॉर्डर ऑफ बुश बोलेंगे। एक तरह से यहाँ पे क्या होता है, 2/3 भाग वापिस क्या है, 2/3 या 2/3 भाग क्या है, वापिस अवशोषण हो जाता है। इसके अंदर जो फिल्टर होकर आता है ये फिल्टर होकर आएगा और इसमें से क्या है, 2/3 भाग वापिस क्या है, अपवाही धमनी के अंदर वापिस ये द्रव है वो चला जाता है, या फ्लड है वो चला जाता है, जिसमें उपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा अपने बात करें, इसके अंदर जो भी अंदर की जो स्तर होगा वो क्या होगा, घनाकार, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका है उसमें स्तर होता है अंदर का, वो घनाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसमें बहुत सारे सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। मतलब समीपस्थ नलिका है उसमें सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं और जो दूरस्थ नलिका है उसमें सूक्ष्म अंकुर नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी एक कंपैरिजन की बात करें या अच्छा प्रश्न बनता है कि क्यों नहीं पाए जाते हैं, तो इसका कारण होता है क्योंकि यहाँ पे पुनरावशोषण होता है और जो डीएसटी होता है, डीसीटी होता है सॉरी, तो उसमें क्या है, पुनरावशोषण नहीं होता है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे ये बॉर्डर ऑफ बुश पाया जाता है। ये कहां से है, ये ग्रीवा से लेकर इस हेनले लूप तक पाया जाता है। हेनले लूप क्या है, यहाँ तक पाई जाती है। अब हेनले लूप के अंदर क्या एक और इसमें बड़ी बात है कि यहाँ पर जितने भी होते हैं ना सेल होते हैं, मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा होती है। इसकी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्र कणिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। इसका भी कारण पूछ सकते हैं कि क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सक्रिय अवशोषण होता है। क्या होता है, सक्रिय अवशोषण होता है, तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एक तरह से ऊर्जा का संग्रह करके अपने को सेल को देते हैं। तो ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। उसके बाद में समीपस्थ नलिका के बाद का जो भाग है वो क्या कहलाता है, हेनले लूप कहलाता है। क्या कहलाता है, हेनले लूप। अब यहां से लेकर हेनले लूप क्या है, ये मध्यांश में फैला रहता है। समीपस्थ नलिका और दूरस्थ नलिका है वो किडनी के कोर्टेक्स में होती है, वल्कुट में होती है, और जो हेनले लूप होता है वो क्या होता है, किडनी के मध्यांश में पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है। अब ये क्या है, दो हेनले लूप है, यहां से लेकर ये जो डायग्राम में अपने दिखा रहे हैं यहां तक, ये जो दो नलिकाएं हैं
और परस्पर समांतर है, पैरेलल है, लेकिन यहाँ से क्या है, मोड़कर यू आकार बनाती है। तो एनए लूप क्या होता है, यू आकार का होता है और ये दो भागों में बंटा होता है। एक तो अवरोही अवरोही नलिका और एक आरोही नलिका। अवरोही नलिका और आरोही नलिका, डिसेंडिंग और एसेंडिंग, मतलब डिसेंडिंग और एसेंडिंग जो डक्ट होते हैं या नलिका के रूप में पाया जाता है। ये वाली तो क्या होगी, अवरोही होगी, डिसेंडिंग होगी, और ऊपर की ओर जब इसमें ब्लड जाएगा या द्रव जाएगा वो क्या कहलाएगी, आरोही नलिका या एसेंडिंग नलिका कहलाती है। तो और इसमें यहाँ पे बात करें अपने आंतरिक स्तर है, यानी इसका आंतरिक स्तर है वो किसका बना होता है, सल्की उपकला का बना होता है। किसका, सल्की उपकला। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्यूबिक या घनाकार होते हैं, समीपस्थ का और बीसीटी यानी दूरस्थ नलिका का। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये सल्की उपकला का बना होता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, कई बार लोग हो जाते हैं, तो अच्छे प्रश्न है। उसके बाद यानी एनए लूप की जो आखिरी सिरा है वो डीसीटी में खुलता है। डीसीटी मतलब एक तरह से ये बात कीजिए कि डिजिटल जो कन्वोल्यूटेड ट्यूबल होता है या डीसीटी, ये डीसीटी यहां से लेकर संग्रह नलिका, ये क्या है, संग्रह नलिका है, उसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। मतलब ये जो अपने दिखा रखा है ये वाला जो भाग है ये क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका का है। यानी इसमें बात करें अपने इसको डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल भी बोलते हैं या दूरस्थ नलिका भी कहते हैं। और इसके अंदर बात करें अपने, एक तो ये भाग क्या है, वल्कुट में पाया जाता है, आपको पहले ही बता दिया। और इसके अंदर क्या होता है, घनाकार कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है या घनाकार उपकला पाई जाती है। और इसमें सूक्ष्म अंकुर है वो नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पुनरावशोषण नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, किसकी, दूरस्थ कुंडलित नलिका की। और दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो क्या है, संग्रह नलिकाओं के अंदर क्या है, खुलती है। मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन्स की नलिकाएं हैं वो संग्रह नलिका के अंदर खुलती है। मतलब ये क्या है, एक तरह से संग्रह नलिका है। ये मैंने दिखा रखा है वो संग्रह नलिका है, एक तरह से संग्रह करने वाली है। ये यहाँ से ये जो नलिका है वो संग्रह नलिका है। अब बहुत सारी संग्रह नलिकाएं क्या करती है, मिलकर क्या बनाती है, डक्ट ऑफ वेलिनाई बनाती है। क्या बनाती है, डक्ट ऑफ वेलिनाई बनाती है। और डक्ट ऑफ वेलिनाई क्या होता है, पूरी बड़ी या बहुत सारी संग्रह नलिकाओं का जो संयोजन होता है और बड़ी नलिका बनती है उसको अपने बोलते हैं डक्ट ऑफ वेलिनाई। तो इसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते, थोड़ी सी 2 मिनट में ही। ये बोमेन संपुट है और इसके अंदर ग्लोमेरुलस है और ये अविवाही नलिका है, ये अपवाही नलिका है। अविवाही बड़ी होती है, अपवाही छोटी होती है, इससे प्रेशर बनता है ग्लोमेरुलस में। और ये गिलवा है और ये समीपस्थ नलिका है यहाँ तक। उसके बाद में हेनले लूप आता है, ये अवरोही है और ये आरोही नलिका है। ये अवरोही है, ऊपर वाली आरोही है। और उसके बाद में ये वाले जो भाग है ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है और दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो संग्रह नलिका के द्वारा एक तरह से संग्राहक नलिका में या डक्ट ऑफ लाइन में खुलती है। तो इस तरह से ये क्या है, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है और ये एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उत्सर्जन तंत्र। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.